डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है एडवांस कंसेप्ट इन नर्सिंग का सेकंड लास्ट टॉपिक है जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, जिसमें हम मेजरली जो टॉपिक्स है डायमेंशिया एंड डिलीरियम, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप सब स्टूडेंट ने कोशिश करनी है कि लेक्चर को आप कंसंट्रेशन के साथ सुने, ताकि आपको याद करने में दुश्वारी ना हो, ठीक है, और आप हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से जो है उसको अंडरस्टैंड कर ले। सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिलीरियम को। इससे इसको स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि डायमेंशिया और डिलीरियम जो है ये क्या है। ये जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से मुराद ये है कि ये जो प्रॉब्लम है ये तब काज होते हैं जब इंडिविजुअल जो है वो एज्ड हो जाते हैं, ठीक है, जो कि आपके एज से रिलेटेड जो है ये प्रॉब्लम क्या है, मुंसलिक है। सो सबसे पहले बात करते हैं डिलीरियम की। व्हाट इज डिलीरियम? डिलीरियम किसे कहते हैं? डिलीरियम इज एन acute disturbance of consciousness with reduced ability to focus, sustain or shift attention is called delirium. डिलीरियम जो है ये एक ऐसी एबनॉर्मल मेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो पेशेंट होते हैं तो उनकी जो कॉन्शियसनेस होती है उसमें एकदम से क्या आ जाती है, डिस्टरबेंस आ जाती है, एकदम से उसमें चेंजेस आ जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है, जिसमें जो पेशेंट होता है तो वो चीज़ों पर फिर फोकस नहीं कर पाता, चीज़ों पर जो है वो फिर अपनी जो कंसंट्रेशन है उसको उसी तरह से सस्टेन नहीं रख पाता, और टाइम टू टाइम उनकी जो अटेंशन होती है वो क्या होती है, डाइवर्ट होती है, वो दूसरी तरफ जो है वो मुतवज्जे होते हैं, लेकिन एक चीज़ की तरफ उनकी जो है कंसंट्रेशन नहीं रहती। तो ऐसी एक्यूट डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस जिसमें जो पेशेंट होता है उनमें चीज़ों पर फोकस करने की जो एबिलिटी होती है, ठीक है, वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ठीक है, और उनकी जो अटेंशन है, उनकी जो कंसंट्रेशन है, वो टाइम टू टाइम जो है वो क्या होती है, डाइवर्ट होती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम डिलीरियम कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अ चेंज इन कॉग्निशन एंड परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस, इसी तरह से इनकी जो कॉग्निशन है उसमें भी चेंजेस आ जाती है, और इसके साथ साथ इनकी जो परसेप्चुअल एबिलिटीज़ है उसमें भी चेंजेस आ जाती है। कॉग्निशन से मुराद ये है कि इनकी सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं, चीज़ों को मेमोराइज करने की जो सलाहियतें हैं, चीज़ों को लर्न करने की जो सलाहियतें हैं, वो क्या हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें चेंजेस आ जाती है। इसके साथ साथ परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस से मुराद ये है कि सुनने चीज़ों को, आवाज़ों को सुनने की जो सलाहियत है, चीज़ों को देखने की जो सलाहियत है, ठीक है, और मुख्तलिफ जितने भी परसेप्चुअल है उससे हम जो इंटरप्रिटेशन लेते हैं, ठीक है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की जो सलाहियत है उसमें क्या आ जाती है, उसमें चेंजेस आ जाती है। इसके अलावा अकड़ ओवर अ शॉर्ट टाइम पीरियड एंड फ्लक्चुएट ड्यूरिंग द डे, इसी तरह से डिलीरियम ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए पेशेंट पर क्या आती है, ये आती है, और इसी तरह से डे के लिहाज से अगर हम इसकी बात करें तो दिन में इसके जो अटैक होते हैं या इसके जो दौरे होते हैं वो मुख्तलिफ टाइम पर जो है वो आते रहते हैं, जिसमें जो पेशेंट होता है वो चीज़ों पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जो आसपास माहौल में जो कुछ हो रहा होता है उसको समझने से कासिर हो जाते हैं। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है जिसमें जो कॉन्शियसनेस होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिलीरियम कहते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा टर्म आता है इसको हम डायमेंशिया कहते हैं, ठीक है। डायमेंशिया क्या है? ये हमारे साथ क्रोनिक और परसिस्टेंट डिसऑर्डर होता है मेंटल प्रोसेसेस का, काज बाय ब्रेन डिजीज और इंजरी एंड मार्क बाय मेमोरी डिसऑर्डर्स, पर्सनैलिटी चेंजेस एंड इम्पेयर्ड रीजनिंग। अच्छा जी,
डायमेंशिया जो है ये भी हमारे साथ क्या है, ये भी हमारे साथ एक डिसऑर्डर है मेंटल प्रोसेसेस का, जिसमें जो पेशेंट होता है तो वो फिर क्रॉनिकली जो है मुसलसल जो है इस बीमारी का शिकार रहता है। ये जो बीमारी काज होती है तो ये ब्रेन डिजीज़ की वजह से भी काज हो सकती है, इंजरी की वजह से भी काज हो सकती है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मुतासिर होती है, इसमें सबसे ज़्यादा आपकी जो मेमोराइजिंग एबिलिटीज़ होती है वो क्या हो जाती है, बुरी तरह से मुतासिर हो जाती है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ मेमोरी जो है हो जाती है। बंदे को फिर कुछ भी याद नहीं रहता, या जो भी उनको याद होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको भूलना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो पर्सनैलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती है इस डिज़ीज़ की वजह से। और मुख्तलिफ सिचुएशन में चीज़ों पर रीजनिंग करने की जो सलाहियतें हैं, चीज़ों को डिस्कस करने की जो एबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, एम्पेयर्ड हो जाती है। सो यहाँ पर जो डायमेंशिया है, ठीक है, डायमेंशिया के हवाले से आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो डायमेंशिया एबनॉर्मल मेंटल डिसऑर्डर होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कंडीशन अराइज हुई होती है तो ये परसिस्टेंट मुसलसल रहती है और क्रॉनिक रहती है, एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो है ये कंडीशन जो है पेशेंट को लाहक होती है। सो chronic acquired decline in memory and at least on other cognitive functions। ठीक है, सो इस क्रॉनिक डिसऑर्डर में क्या होता है, इस क्रॉनिक डिसऑर्डर में जैसे कि मैंने आपको कहा कि सबसे ज़्यादा क्या इफ़ेक्ट होती है, सबसे ज़्यादा उस पेशेंट की जो मेमोरी या मेमोराइजिंग एबिलिटीज़ है वो इफ़ेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिर चीज़ों को मेमोराइज नहीं रख पाते। ठीक है, उनसे जो है बातें जो है वो भूल जाती है। और इसके अलावा जो दूसरे उनके कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बुरी तरह से इस डिसऑर्डर की वजह से मुतासिर हो जाते हैं। सो डिक्लाइन यूजुअली एविडेंट ओवर लॉन्गर पीरियड विद माइल्ड टू सेवियर कॉग्निटिव डिक्लाइन, हेलुसिनेशन एंड डिलूजन। इसके साथ साथ जो डिक्लाइन आता है, ठीक है, जो डिजीज में जो डिक्लाइन आता है, ठीक है, डिजीज़ की वजह से पेशेंट में जो डिक्लाइन आती है, पेशेंट के फंक्शन में जो डिक्लाइन आता है, डिक्लाइन से मुराद ये है कि पेशेंट की जो जितने भी एबिलिटीज़ होती है कॉग्निटिव वो क्या हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो हमारे साथ डायमेंशिया प्रॉब्लम है तो इसके हमारे साथ मुख्तलिफ स्टेजेस है। ये माइल्ड भी हो सकता है, ठीक है, मॉडरेट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा सेवियर भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी। सो जितना जिस स्टेज में ये डिसऑर्डर होगी तो उसी स्टेज के लिहाज से कॉग्निटिव जो फंक्शन है उसमें कमी आएंगी। ठीक है, इसी तरह से पेशेंट जो है वो हेलुसिनेशन का शिकार भी हो जाते हैं और डिल्यूजन का शिकार भी हो जाते हैं। ठीक है, डिल्यूजन क्या, डिल्यूजन किसे कहते हैं, डिल्यूजन से मुराद ये है कि फॉल्स परसेप्शन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, मतलब यह है कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई रहती है लेकिन उसके बावजूद जो है पेशेंट जो है वो चीज़ों को मिस इंटरप्रेट करता है और उसके जो बिलीव्स होते हैं। ठीक है, मतलब यह है कि एक बंदा है, एक पेशेंट है जो कि डिल्यूजन का शिकार हुआ है। ठीक है, तो उनके जो बिलीव्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो गलत होंगे, दूसरे लोगों के लिए गलत होंगे, लेकिन वो पेशेंट उसको ऐसे कंसीडर करेगा कि मेरा जो बिलीव है, मैं जो बात कर रहा हूँ या मेरी जिस बात पर बिलीव है वो ठीक है, बाकी लोग जो है ये गलत है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है इसको हम डिल्यूजन कहते हैं। और इल्यूजन क्या है, इल्यूजन से मुराद ये है कि वो कंडीशन है जिसमें लोग जो है नज़र का धोखा खा जाते हैं। नज़र का धोखा से मुराद ये है कि आप इनको एक बात करते हैं और वो आपकी बात का दूसरा मतलब लेते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, सेंसरी मतलब मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं किस चीज़ की, एक्सटर्नल स्टिमुलाई की मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। उसको उसका जो असल मतलब है उसको नहीं कंसिडर करते बल्कि उससे गलत मतलब लेते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं मिस इंटरप्रिटेशन। और ये किस कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगी, ये इल्यूजन में देखने को मिलेंगी। इल्यूजन जो है ये डिल्यूजन की क्या है, किस्म है। ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है। और हेलुसिनेशन का तो आप सबको पता है, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन,
विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बगैर किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही है लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं होता। आप कहते हैं कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं होता। मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में पेशेंट बात करता है जिसका हकीकत के साथ कोई वास्ता नहीं होता, ठीक है। तो इसको कहते हैं विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इसको हेलुसिनेशन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर बात करेंगे डिलीरियम और डायमेंशिया के दरमियान जितने भी डिफरेंसेस है इसको हम कंपेयर करेंगे और इसी तरह से आसानी से जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिलीरियम की और डायमेंशिया की। सो डिलीरियम की अगर हम बात करें तो डिलीरियम ये हमारे साथ कौन सा डिसऑर्डर है, ये हमारे साथ एक्यूट डिसऑर्डर है। एक्यूट से मुराद ये है कि जो कि एकदम से सडनली जो है पेशेंट पर अटैक करती है और एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट कहते हैं। इसके बनिस्बत अगर हम डायमेंशिया को देखें तो डायमेंशिया ये एक्यूट नहीं है, ये हमारे साथ क्रॉनिक होता है, ठीक है। क्रॉनिक से मुराद ये है कि ये वक्तन फवक्तन बढ़ता चला जाता है और जब ये अपने स्टेज तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो इसने जो है बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड जो है वो ले लिया होता है। तो ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जो कि एक बहुत ज़्यादा लंबे अरसे में जो है ये डिसऑर्डर जो है काज होती है। इसी तरह से दूसरी जो डिफरेंस है डिलीरियम और डायमेंशिया में वो ये है कि डिलीरियम ये क्या है, रिवर्सिबल डिसऑर्डर है। मतलब ये है कि मुख्तलिफ थेरेप्यूटिक टेक्निक, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट के ज़रिए आप इस एबनॉर्मल कंडीशन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो डायमेंशिया ये इरिवर्सिबल है। एक बार जब पेशेंट जो है डिमेंशिया का शिकार हो जाता है तो उसकी आप फिर किसी भी किस्म की आप उनकी ट्रीटमेंट करें तो ये कंडीशन जो है ये फिर रिवर्स नहीं हो सकती। तो इस वजह से ये क्या है, इरिवर्सिबल कंडीशन है। इसी तरह से डिलीरियम में जो कॉन्शियसनेस होती है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है इसमें जो है टाइम टू टाइम फ्लक्चुएशन आती रहती है, इसमें चेंजेस आती रहती है, ठीक है। जबकि डायमेंशिया में कॉन्शियसनेस जो है ये रेयरली अल्टर होता है, बहुत कम जो है इसमें चेंजेस आती है, ठीक है। इसके अलावा डिलीरियम में क्या होता है, डिक्रीज अवेयरनेस ऑफ सेल्फ। जो पेशेंट होता है तो उनको जो है अपने बारे में फिर कुछ पता नहीं होता, अपने बारे में उनको जो है किसी किस्म की अवेयरनेस जो है वो नहीं होती, या जो अपने हवाले से जो भी बातें होती है तो वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, उसमें कमी आ जाती है, सेल्फ अवेयरनेस की कमी आ जाती है डिलीरियम में। जबकि डिमेंशिया में जो है डिक्रीज अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, डिमेंशिया में भी जो है सेल्फ अवेयरनेस में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसी तरह से डिलीरियम के जो पेशेंट होते हैं तो उनकी जो परसेप्शन होती है उसमें क्या होता है, पेशेंट जो है कभी इल्यूजन का शिकार होते हैं, कभी हेलुसिनेशन का शिकार होते हैं। सो इल्यूजन और हेलुसिनेशन जो है ये कॉमनली आपको डिलीरियम के पेशेंट में मिलेंगी। जबकि डिमेंशिया के जो पेशेंट होते हैं उनमें हेलुसिनेशन जो है ये कॉमन नहीं होता, ठीक है। हेलुसिनेशन जो है आपको डिमेंशिया के पेशेंट में नज़र नहीं आएगा। इसी तरह से डिलीरियम की अगर हम बात करें तो डिलीरियम में पेशेंट की जो स्पीच एबिलिटी होती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है और इनकोहेरेंट हो जाती है। स्लो से मुराद ये है कि वो बहुत स्लोली जो है बात करते हैं, उनकी जो स्पीच रेट है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, पर मिनट के लिहाज से अल्फाज की जो अदायगी है वो कम हो जाती है और इसके साथ साथ जो भी बातें वो करते हैं तो वो इनकोहेरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हालात के लिहाज से जो है वो बातें नहीं करते बल्कि इधर उधर की बातें करते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो डायमेंशिया के पेशेंट होते हैं तो डायमेंशिया के पेशेंट की जो स्पीच एबिलिटी होती है वो इकोलेलिया का शिकार हो जाते हैं। इकोलेलिया से मुराद ये है कि ये वो कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट जो है बार बार वर्ड्स की रिपीट, बार बार वर्ड्स को क्या कर रहे होते हैं, रिपीट्स कर रहे होते हैं या सेंटेंसेस को रिपीट कर रहे होते हैं, तो इसको हम इकोलेलिया कहते हैं। रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस इज कॉल्ड इकोलेलिया। इसके साथ साथ डिफिकल्टी इन फाइंडिंग वर्ड्स, अल्फाज की चुनाव, अल्फाज की अदायगी में उनको बहुत ज़्यादा मसला होता है डायमेंशिया के पेशेंट को। इसके अलावा
जो डिलीरियम के पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो इनकी जो डिसओरिएंटेशन है टाइम अदर और दूसरे कॉग्निटिव डिस अच्छा जी, डिसओरिएंटेशन में जो डिलीरियम के पेशेंट है तो वो डिसओरिएंटेशन का शिकार हो जाते हैं। मतलब उनको टाइम, जगह, प्लेस के बारे में पता नहीं रहता। जब उन पर ये डिलीरियम अटैक करता है, डिलीरियम के दौरे आते हैं, तो उस दौरान अगर आप इनसे टाइम के बारे में पूछते हैं या उनसे उनके नेम के बारे में पूछते हैं या उनसे उस जगह के बारे में पूछते हैं जहाँ पर वो रहते हैं, तो आपको जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। तो इस वजह से टाइम, प्लेस एंड पर्सन के हवाले से ये क्या हो जाते हैं, डिसओरिएंटेड हो जाते हैं। जबकि डायमेंशिया के जो पेशेंट होते हैं वो भी टाइम, पर्सन, प्लेस के हवाले से क्या हो जाते हैं, डिसओरिएंटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डायमेंशिया में जो सबसे ज़्यादा चीज़ इफ़ेक्ट होती है वो क्या होती है, मेमोरी। पेशेंट की जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है, जिसकी वजह से उनको कोई भी चीज़ जो है वो याद नहीं रहती। तो इस वजह से अगर आप इनसे टाइम के हवाले से पूछते हैं, लोगों के हवाले से या उनके बारे में पूछते हैं या जगह के बारे में पूछते हैं, तो ये आपको कोई भी जो है इनमें से कोई भी ठीक आंसर नहीं देगा। कग्निटिव फंक्शन जो है डिलीरियम के पेशेंट के वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी तरह से आउटकम इसका क्या होता है, एक्सीलेंट इफ करेक्टिव अर्ली। ऐसे पेशेंट को अगर आप टाइम पर क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं और टाइम पर इनकी आप ट्रीटमेंट करते हैं, तो इनका जो प्रॉब्लम है तो इसको आप बिल्कुल ठीक ठाक कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो डायमेंशिया के पेशेंट होते हैं तो इनकी जो मेमोरी है उसमें इम्पेयरमेंट आ जाती है, जैसे कि मैंने आपको कहा। और जब आप इनको ट्रीट करते हैं, इनका आप इलाज करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि डायमेंशिया के जो पेशेंट होते हैं ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। ये जो डिसऑर्डर है ये क्या है, इरिवर्सिबल है। मतलब ये है कि आप इसको कोई भी ट्रीटमेंट दे, ट्रीटमेंट के ज़रिए जो है इनकी किसी भी किस्म की जो एबनॉर्मल कंडीशन है वो नॉर्मलाइज नहीं हो सकती। तो ये जो बातें हैं ये आपके माइंड में रहनी चाहिए, सिंपल बातें हैं, इसमें किसी किस्म की मुश्किल जो है आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मज़ीद आगे बढ़ते हैं। comes on over time, short term memory loss become evident, ठीक है। अब डायमेंशिया में क्या होता है, डायमेंशिया में ज़्यादातर पेशेंट जो है डायमेंशिया का शिकार रहता है, ठीक है। शॉर्ट टाइम के लिए जो है इनकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी से मुराद ये है कि मतलब डेली बेसिस पर वो जो काम करता है, मिसाल के तौर पर सुबह वो कहीं पर गए हो, ठीक है, और आप उनसे उसके बारे में जो है शाम को पूछते हैं कि सुबह आप कहाँ गए थे, तो उनको फिर याद नहीं रहेगा कि मैं सुबह कहीं गया भी था कि नहीं। इसी तरह से अगर वो जो है लंच खाए और लंच के बाद आप उनसे जो है शाम के वक्त पूछे कि लंच में आपने क्या खाया था, तो उनको जो है याद नहीं रहता। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जो है ये डायमेंशिया के पेशेंट में एक क्लियर साइन जो है ये आपको मिलेगा। में प्रोग्रेस स्लोली और क्विकली, ठीक है। इसी तरह से ये जो कंडीशन है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ठीक है, तो ये वक्तन फवक्तन जो है क्या होगी, इसमें प्रोग्रेस आएगी, इसमें जो है ज़्यादती आएगी। और जो डायमेंशिया डिसऑर्डर है ये टाइम के साथ साथ जो है ये बढ़ता चला जाता है, में इफेक्ट यंगर पर्सन एज वेल एज एल्डरली, ठीक है। इसी तरह से डायमेंशिया के शिकार ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो ओल्ड एज लोग हैं वो इसका शिकार बने। इसकी वजह से जो है यंग जो लोग हैं, यंगर जो है वो भी क्या हो सकते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं, मुतासिर हो सकते हैं, इसका शिकार हो सकते हैं। ट्रीटमेंट जनरली डिपेंड ऑन द स्टेज एंड सिविरिटी ऑफ द डिजीज़। ये तो मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि जो ट्रीटमेंट है ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ये डिसऑर्डर के लेवल पर डिपेंड करती है। अगर फर्स्ट स्टेज फर्स्ट लेवल में है, ठीक है, तो ट्रीटमेंट के ज़रिए आप इस कंडीशन को कुछ हद तक जो है नॉर्मलाइज कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर आप इसको ठीक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि डायमेंशिया जो है ये एक इरिवर्सिबल डिसऑर्डर है, ठीक है। सो अगर अर्ली स्टेजेस में आप इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो कंडीशन जो है थोड़ी बहुत गुजारा कर लेती है, लेकिन अगर आप सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज में इसका इलाज करते हैं तो फिर किसी किस्म का गुजारा जो है नहीं हो सकता।
बिकमिंग ओल्ड डज नॉट मीन यू विल डेवलप डायमेंशिया। इसी तरह से ये भी आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर अब आप लोगों ने पढ़ लिया कि डायमेंशिया जो है ये ज़्यादातर कॉमनली ओल्ड एज लोगों को होती है या उनमें जो है ये डायग्नोज होती है। तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि हर ओल्ड बंदे को ये बीमारी जो है होंगी, ठीक है। ये मुख्तलिफ डिजीज़ की वजह से भी काज हो सकती है, इंजरी की वजह से भी काज हो सकती है, इसके बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ज़रूरी नहीं है कि जो ओल्ड एज लोग हैं उनमें ये बीमारी आपको लाजमी तौर पर मिले। Is terrifying when the client is still able to realize that they are not thinking properly, ठीक है। इसी तरह से डायमेंशिया के जो पेशेंट होते हैं, अगर इनको ये पता चल जाए कि ये लोग जो है प्रॉपर तरीके से सोचने समझने की जो काबिलियत है, सोचने समझने की जो सलाहियत है, उसको प्रॉपर तरीके से अब यूज़ नहीं कर सकते, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा मसले वाली बात हो जाती है ऐसे पेशेंट के लिए। तो ये जो है मुख्तलिफ कंडीशन है डायमेंशिया के हवाले से, जो कि आप लोगों के माइंड में ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। अब आ जाते हैं बिहेवियर इंटरवेंशन ऑफ डायमेंशिया। वो पेशेंट जो कि डायमेंशिया का शिकार हुए होते हैं, तो उनके बिहेवियर को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ मंदरज झेल टेक्निक्स है जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। सो यूज़ रिमाइंडर नोट्स, सिंगल डे कैलेंडर, क्लूज, ठीक है। सो ऐसे पेशेंट जो है, ऐसे पेशेंट अपने जो रोज़मर्रा के जो डेली एक्टिविटीज़ है उसको तरीके से करने के लिए अपने साथ रिमाइंडर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिमाइंडर जो है वो नोट्स के फॉर्म में भी हो सकती है, जिसमें जो है वो हर टाइम जो है नोट्स को देखते हुए नोट्स पर जो है उसको पूरी डिटेल मिली होती है कि इस टाइम आप ये काम करते हैं, इस टाइम आप ये काम करते हैं। तो नोट्स के थ्रू भी वो कर सकते हैं, सिंगल डे कैलेंडर के थ्रू भी कर सकते हैं, और मुख्तलिफ जो क्लूज़ है, मिसाल के तौर पर आप लोगों ने अगर एक मूवी देखी हो, इंडियन मूवी है गजनी, तो गजनी में जो आमिर खान होता है उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी डिसऑर्डर हुआ होता है एक एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है। तो उसके पास फिर क्या होता है, एक कैमरा होता है, वो जहाँ भी जाता है तो उस कैमरे के ज़रिए उस जगह का क्या लेता है, पिक्चर लेता है, और साथ में उस पिक्चर के ऊपर जो है उसका उस जगह का नेम लिखते हैं। तो वो अपने साथ नोट्स जो है रखते हैं, और डेली बेसिस पर वो जितनी भी एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पर वो करता है तो उसके हवाले से पूरी नोट्स जो है उसके साथ मौजूद होती हैं। तो ये एक बिहेवियर इंटरवेंशन है, ठीक है, जिसके ज़रिए पेशेंट अपने डायमेंशिया प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। टॉक विद द क्लाइंट अबाउट रीसेंट इवेंट। इसी तरह से पेशेंट जो है वो अपने जो रीसेंट इवेंट, मतलब उनके साथ जो रिसेंटली जो कुछ हुआ होता है, ठीक है, तो उसके हवाले से अपने पेशेंट जो है वो क्लाइंट के साथ जो है डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अवॉइड स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो स्ट्रेस में मुब्तला हो सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन से पेशेंट से क्या करना है, गुरेज करना है, और पेशेंट को जो है ऐसे सिचुएशन से हमने दूर रखना है। डू नॉट आस्क फॉर मोर देन द क्लाइंट कैन डू। इसी तरह से जितना क्लाइंट कर सकता है उसको उतना ही करने दें, ठीक है। क्लाइंट को जो है उससे ज़्यादा करने के लिए जो है आप नहीं कह सकते, ठीक है, आपने नहीं कहना है। कीप द इन्वायरमेंट शेड्यूल रूटीन द सेम, ठीक है। इसी तरह से आपने ऐसे पेशेंट के लिए माहौल में किसी किस्म की चेंजेस जो है नहीं लानी, ठीक है, बल्कि जैसे माहौल में आपने इसको फर्स्ट डे पर रखा था, बिल्कुल वही माहौल जो है इसके लिए रहेगा। इसी तरह से इसके शेड्यूल, इसके रूटीन में जो है आप चेंजेस नहीं ला सकते, क्योंकि ऑलरेडी इनको मेमोरी लॉस डिसऑर्डर है, ठीक है। तो अगर आप शेड्यूल को चेंज करते हैं, इनके रूटीन्स को चेंज करते हैं, तो फिर से इसके लिए बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। मेंटेन नॉर्मल मील टाइम रूटीन। इसी तरह से खाने का जो खाना खाने का जो टाइम है उसको भी आपने नॉर्मल रखना है। हैव आइटम्स इन द सेम प्लेस एंड इन व्यू, ठीक है। इसी तरह से जितने भी उनके इर्द गिर्द आइटम है, चीज़ें हैं, उसको आपने अपनी ही जगह पर रहने देना है, उसमें आपने किसी किस्म की चेंजेस, तब्दीली जो है वो नहीं करनी। प्रोवाइड वर्ड्स और रिस्पॉन्स टू थॉट्स और फीलिंग्स। इसी तरह से आपने अपने पेशेंट को डेली बेसिस पर कुछ अल्फाज
जो है सिखाने हैं या कुछ उसको जो है करके बताना है मॉडलिंग के थ्रू, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे पेशेंट के जो बिहेवियर है उसमें मॉडिफिकेशन आएंगी, उसमें इम्प्रूवमेंट आएंगी अगर आप एक्टिवली पेशेंट के साथ क्या करें, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करें। इसके अलावा प्लेस फूड वेयर क्लाइंट कैन सी एंड रीच इट, इसी तरह से आपने खाने का सामान ऐसी जगह पर रखना है जहां क्लाइंट जो है उसको आसानी से देख भी सके और उसको आसानी से जो है उसकी पहुंच भी हो, ठीक है। हैंड मेडिकेशन टू क्लाइंट, ठीक है। इसी तरह से दवाइयाँ जो है आपने वक्तन फ़वक्तन क्लाइंट को उनके हाथों में देकर उनको जो है आपने देनी है। रिमूव मिरर, इसी तरह से क्लाइंट के आसपास जो है मिरर नहीं होने चाहिए। मीनिंगफुल स्टिमुलाई जो है आपने क्लाइंट को प्रोवाइड करना है। मीनिंगफुल स्टिमुलाई से मुराद ये है कि कोई ऐसा काम आप अपने पेशेंट से करें जिससे उनको फ़ायदा हो, कोई ऐसी बात आप अपने पेशेंट से करें जिससे उसको फ़ायदा हो। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मीनिंगफुल स्टिमुलाई। प्लेस, प्रोवाइड प्लेस फॉर क्वाइट टाइम, इसी तरह से आराम के लिए उनको ऐसी जगह जो है आपने प्रोवाइड करनी है जहाँ पर किसी किस्म का नॉइस पोल्यूशन ना हो, किसी किस्म का शोर शराबा ना हो, ठीक है, क्योंकि नॉइस से भी पेशेंट बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। गुड लाइटिंग सिस्टम जो है आपने पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, जहाँ पर पेशेंट रे रहे होते हैं तो वहाँ पर जो है लाइटिंग सिस्टम गुड होनी चाहिए, ठीक है। हैव नोन शाइनी फ्लोर विदाउट कंट्रास्टिंग कलर और पैटर्न, ठीक है। इसी तरह से नॉन शाइनी फ्लोर होने चाहिए ताकि पेशेंट के गिरने के जो चांसेस है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि अगर शाइनी फ्लोर होंगी तो शाइनी फ्लोर जो है बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है, तो इस वजह से शाइनी फ्लोर से आपने गुरेज करना है। डिलीरियम की अगर हम बात करें तो डिलीरियम, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये हमारे साथ एक एक्यूट मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। इसको हम मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर भी कंसीडर करते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रिगर्ड बाय, किस चीज़ की वजह से डिलीरियम जो है काज हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है ऑक्सीजन डिप्राइवेशन। कोई ऐसी जगह जगह जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर कंसंट्रेशन में ना हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर पेशेंट जो है वो हाई अल्टीट्यूड पर है, किसी पहाड़ पर जो है वो क्लिम्बिंग कर रहा है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है, ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो कम हो जाती है। तो इसकी वजह से डिलीरियम अटैक आ सकते हैं पेशेंट पर। इसके अलावा ड्रग यूज़ या पॉइजन या किसी भी किस्म के मेडिसिन जो कि वो यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से डिलीरियम काज हो सकती है। इन्फेक्शन की वजह से काज हो सकती है। रिसेंटली कोई सर्जरी जो है पेशेंट ने की हो या कोई ट्रामा का शिकार हो, ठीक है, एक्सीडेंट का शिकार हो, तो इसकी वजह से डिलीरियम काज हो सकती है। सेवियर क्रॉनिक इलनेस की वजह से हो सकती है डिलीरियम। इलेक्ट्रोलाइट में इम्बैलेंस आ जाने की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट से मुराद जो सोडियम क्लोराइड पोटाशियम जितने भी मेजर आयन है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन, इसकी जो होम्योस्टेसिस है, ठीक है, इसमें चेंजेस आ जाए, ठीक है, तो इसकी वजह से डिलीरियम काज हो सकती है। प्री मॉर्बिड ब्रेन कंडीशन, ठीक है, एंड फंक्शनल स्टेटस। प्री मॉर्बिड ब्रेन कंडीशन से मुराद ये है कि जहनी बीमारी से पहले कुछ ऐसे हालात हुए हो, ठीक है, या कुछ ऐसे एक्सीडेंट हुए हो तो उसकी वजह से डिलीरियम जो है पेशेंट को काज हो सकती है। प्री एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, पहले से जो है पेशेंट को जहनी कोई एबनॉर्मेलिटी हो, कोई प्रॉब्लम उनको हो, ठीक है, तो उसकी वजह से डिलीरियम काज हो सकती है। इसके अलावा ओल्ड एज में ये काज हो सकती है और सेंसरी लॉसेस की वजह से डिलीरियम जो है ये पेशेंट पर इसके अटैक आ सकते हैं। तो ये वो फैक्टर है जो कि डिलीरियम को काज कर सकती है, ये आपके माइंड में रहने चाहिए, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर डिलीरियम, अब वो पेशेंट जो कि डिलीरियम का शिकार होते हैं तो उसके लिए नर्सिस किस तरह की ट्रीटमेंट जो है पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह की केयर जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पेशेंट को जो है नर्सिस साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे, सॉरी फिजियोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ उनको
करने में जो है वो मदद दे सकते हैं नर्सेज। इसी तरह से पेशेंट के साथ जो है कम्युनिकेशन थेरेपी के ज़रिए जो है पेशेंट को क्या कर सकते हैं, केयर दे सकते हैं। साउंड एंड लाइट जो है उसको मेंटेन रखते हुए, मतलब किसी किस्म की नॉइस पोल्यूशन पेशेंट के इर्द गिर्द ना हो और लाइटिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपर हो, तो इससे जो है पेशेंट की जो कंडीशन है उसमें बेहतरी आ सकती है। दूसरे जो इंटरवेंशन है उसमें बिहेवियर मैनेजमेंट इंटरवेंशन आ जाती है, जिसमें हम पेशेंट की जो ओवरऑल केयर है वो उनके बिहेवियर पर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, उनके बिहेवियर को हम मॉडिफाई करते हैं। इसी तरह से कॉग्निटिव और अटेंशनल लिमिटेशन इंटरवेंशन जो है इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने पेशेंट की जो मेंटल एबिलिटीज़ है उसको हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और पेशेंट की जो कंसंट्रेशन देने की सलाहियत है उसको दोबारा से बहाल कर सकते हैं। और आखिर में हम मुख्तलिफ मेडिसिन ड्रग्स के ज़रिए पेशेंट को केयर दे सकते हैं। तो ये वो टेक्निक्स है जिसके ज़रिए हम डिलीरियम के पेशेंट को नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल सपोर्ट में जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके ज़रिए पेशेंट के फिजियोलॉजिकल सपोर्ट को हम कर सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पर क्या है, इस्टेब्लिश या मेंटेन नॉर्मल न्यूट्रिशन। पेशेंट की जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको हम नॉर्मल रखें, ठीक है, उसका हम ख्याल रखें। इसी तरह से बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को हम मेंटेन रखें, ठीक है, ना ही ज़्यादा सर्दी का शिकार न हो और ना ही ज़्यादा गर्मी का शिकार हो, ठीक है, बल्कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हम पेशेंट का रखें। इसके साथ साथ पेशेंट का जो सर्कैडियन रिदम है 24 आवर जागने सोने का जो पैटर्न है, ठीक है, इसको हम मेंटेन रखें, ठीक है। इसके साथ साथ मेंटेन नॉर्मल एलिमिनेशन पैटर्न, पेशेंट की जो एलिमिनेशन पैटर्न है उसको हम मेंटेन रखें कि टाइम टू टाइम जो है वो प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट करे, ठीक है, इसको हम मेंटेन रखें। इससे हम पेशेंट को फिजियोलॉजिकली सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जो ऑक्सीजन लेवल है, ठीक है, उसको हम नॉर्मल रखें, तो इससे पेशेंट की जो फिजियोलॉजिकल एबिलिटीज है वो क्या होंगी, मेंटेन रहेंगी, और पेशेंट जो है वो क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। क्योंकि लो ऑक्सीजन सेचुरेशन की वजह से पेशेंट को जो है डिलीरियम के दौरे पड़ते हैं, तो हमने कोशिश करनी है कि जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो लो ना हो, ठीक है, प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये फिजियोलॉजिकल सपोर्ट है जो कि हमने पेशेंट को देने हैं। कम्युनिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में हम पेशेंट के साथ शॉर्ट और सिंपल जुमलों को यूज़ करते हुए उनसे हम बात कर सकते हैं, जिससे उनको समझना जो है आसानी हो जाती है उसमें। इसी तरह से स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, पेशेंट के साथ जब हम बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्पीड के साथ बात करें, ताकि उनको समझने में आसानी हो और उनको जो है आपकी आवाज़ जो है वो बुरी ना लगे। इसी तरह से आइडेंटिफाई सेल्फ बाय नेम एट ईच कंटेक्ट, जब भी आप उनके साथ कंटेक्ट करें तो कंटेक्ट करते ही आपने बार बार उनको अपना नाम बताना है, ताकि आपका नाम उनके जहन में बैठ जाए और वो जो है मैं उनकी जो मेमोराइजिंग एबिलिटी है वो बहाल होना शुरू हो, ठीक है। इसी तरह से कॉल क्लाइंट बाय हिज और हर प्रेफर नेम, इसी तरह से आपने क्लाइंट को भी जब आप उनके साथ बात कर रहे हो तो उनको जो है उनके नाम से मुखातिब करते हुए उनके साथ आप बात करें, ताकि उनको अपने नाम के बारे में भी पता हो और उनको अपना नाम याद रहे। रिपीट क्वेश्चन इफ़ नीडेड अलोइंग एडिक्वाइट टाइम फॉर रिस्पॉन्स, इसी तरह से अगर पेशेंट को कोई सवाल दोबारा दोहराने की ज़रूरत हो तो आप वो सवाल उनको दोबारा दोहराए और उनका जवाब देने के लिए आप उनका इंतज़ार करें, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट टू ऑब्जेक्ट्स और डिमॉन्स्ट्रेट डिज़ायर एक्शन, कोई चीज़ आपने उनको बतानी हो दिखानी हो तो वो आप उनको क्या करें, उनको वो दिखाए, ठीक है, उनको वो पॉइंट आउट करे। और इसके साथ कोई काम उनसे आपने करवाना हो तो वो काम आप पहले खुद करके उनको दिखाए, फिर उसके बाद जो है आप उनसे करवाए। तो ये कम्युनिकेशन जो है इस तरह से आप इनके साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू इनकी हेल्प कर सकते हैं। साउंड एंड लाइटिंग में तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट को आपने बिल्कुल रिलैक्स रखना है, क्वाइट रखना है, ठीक है। इसी तरह से जो लाइटिंग सिस्टम है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। ग्लासेस एंड हेयरिंग एड्स टू मैक्सिमाइज सेंसरी परसेप्शन, इसी तरह से
मुख्तलिफ ग्लासेस और जो हेयरिंग एड्स है सुनने के लिए जो हमें मदद देती है, उसको आपने क्या करना है, इम्प्रूव करना है, ताकि पेशेंट की जो सेंसरी परसेप्शन है वो इम्प्रूव हो। इसके साथ साथ नाइट लाइट, यूज नाइट लाइट्स टू कम्बैट नाइट टाइम कंफ्यूजन। नाइट लाइट्स को आपने जो है यूज़ करने हैं ताकि किसी किस्म की पेशेंट को जो है कंफ्यूजन ना हो। म्यूजिक which has an individual significance to the confused and agitated client to prevent इंक्रीज इन और डिक्रीज एजिटेटेड बिहेवियर। सो ऐसी म्यूज़िक को जो है आपने यूज़ करना है जो कि पेशेंट के लिए क्या हो, सिग्निफिकेंस हो, जिससे पेशेंट जो है अपने आप को रिलैक्स फील करे या उस म्यूज़िक को एंजॉय करे। ऐसी म्यूज़िक जैसे कि रैपिंग हो गई, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा कंजस्टेड वर्ड बहुत तेज़ी के साथ यूज़ होते हैं जिसकी समझ आम लोगों को नहीं आती, तो ऐसे म्यूज़िक से आपने गुरेज करना है जिसकी वजह से स्टूडेंट सॉरी जो पेशेंट होते हैं वो इरिटेट भी होते हैं और कंफ्यूजन का शिकार भी रहते हैं। दूसरे इंटरवेंशन में ये आता है कि आप जो है consult with nurse specialist, geriatric or psychiatric for severe disruptive behavior psychosis, or if symptoms do not resolve in 48 hours, provide reassurance to client both during and after acute confusion delirious episode, acknowledge client feelings and fear, allow client to engage in activities to that limit anxiety, avoid demanding abstract thinking for delirious clients, keep tasks concrete, limit choices, and offer decision making only when clients are capable of making these judgment। अदर इंटरवेंशन में आपने ये करना है कि अगर पेशेंट की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो, एक्यूट हो जाए, 48 आवर्स के अंदर अंदर वो ठीक ना हो सिम्टम, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने पेशेंट को दूसरे नर्स स्पेशलिस्ट, जेरियाट्रिक या साइकेट्रिक के साथ जो है इनकी कंसल्टेशन कर सकते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। इसी तरह से आपने क्या करना है, इस बात की यकीन दहानी करनी है कि जब पेशेंट कन्फ्यूजन का शिकार हो या डिलीरियस एपिसोड का शिकार हो तो आपने इसको क्या करना है, नोटिस करना है। इसी तरह से आपने क्लाइंट्स की जो फीलिंग्स है या जो फियर है उसको एक्नॉलेज करना है, मतलब उनसे पूछना है कि आप कैसे फील कर रहे हैं इस वक्त, आपकी तासुरात क्या है, ताकि आपको उसके बारे में पता हो। ठीक है, ऐसे एक्टिविटीज़ में आपने अपने पेशेंट को एंगेज करना है जिससे उनकी जो एंजाइटी है उसमें क्या आ जाए, कमी आ जाए, वो लिमिटेड हो जाए। इसी तरह से आपने ऐसे था, ठीक है, तो वो ये है कि लिमिट चॉइसेस एंड ऑफर डिसीजन मेकिंग। मतलब ये है कि आपने अपने पेशेंट को जो है डिसीजन फैसले करने के लिए भी छोड़ना है, लेकिन तब जब आपको लगे कि इनमें अब फैसला करने की जो पावर है वो आ चुकी है, ये बंदा जो है अब सोचने समझने के काबिल हो चुका है, तो इसको आपने कंसीडर करते हुए आपने अपने पेशेंट को क्या करना है, डिसीजन देने की सलाह जो इजाज़त है वो भी देनी है, मतलब डिसीजन के लिए आपने उनको छोड़ना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को याद रहने चाहिए। इसके अलावा अगर हम फार्माक्यूटिकल इंटरवेंशन के हवाले से बात करें तो डिलीरियम के लिए मुख्तलिफ मेडिसिन है, ठीक है, जो कि पेशेंट को दिए जाते हैं। सो इन जनरल लिमिट यूज़ ऑफ मेडिकेशन, आम तौर पर जो है मेडिकेशन के इस्तेमाल को आपने क्या करना है, लिमिटेड रखना है। इन क्लाइंट विद एक्यूट कन्फ्यूजन एंड डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, ख़ास तौर पर ऐसे क्लाइंट में जो कि सिर्फ एक्यूट कन्फ्यूजन, मतलब ऐसी कन्फ्यूजन जो कि एक वक्ती तौर के लिए, टेम्परेरी तौर के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए पेशेंट जो है कन्फ्यूजन का शिकार हुआ हो और उनके बिहेवियर में थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी आई हो, तो ऐसे पेशेंट को आप डायरेक्टली मेडिकेशन जो है स्टार्ट नहीं कर सकते। रेगुलरली evaluate each medication used and consider discontinuing if this is not possible. Use the minimal number of medication in the lowest effective dose। इसी तरह से रूटीनली बेसिस पर आपने अपने पेशेंट को क्या करना है, उनकी कंडीशन को इवालुएट करना है, उसकी इवालुएशन आपने करनी है जब आप उसको मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन देने के बाद आपने देखना है कि इन मेडिसिन की वजह से आपके पेशेंट पर किस तरह के असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं, और आपने कोशिश करनी है कि आप जो है उन मेडिसिन को क्या करें, डिसकंटिन्यू करें। अगर ऐसा आपके लिए पॉसिबल ना हो तो फिर आप जो भी मेडिसिन अपने पेशेंट को दे रहे हैं तो उसकी जो अमाउंट है, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, कम रखना है, ताकि वो ज़्यादा जो है एडवर्स इफेक्ट पेशेंट पर काज ना करे।
इसके अलावा मोनीटर फॉर इंटेंडेड एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन, ये तो ऑलरेडी अभी बताया। ट्रीट पेन इन द डिलीरियस client, however, be alert for narcotic induced confusion and disruptive behavior। इसी तरह से आपने अपने पेशेंट की जो पेन है उसका भी आपने इलाज करना है, एनाल्जेसिक वगैरह आपने देनी है, ठीक है। और इसी तरह से किसी किस्म के जो नारकोटिक इंड्यूस कन्फ्यूजन है, जो एनाल्जेसिक की वजह से जो पेशेंट को एडवर्स रिएक्शन में कन्फ्यूजन का शिकार होना पड़ता है या उनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, तो उसको भी आपने नोटिस करना है। अवॉइड मेडिकेटिंग क्लाइंट टू कंट्रोल वंडरिंग, as medication are likely to make them drowsy and lightheaded, increasing the risk for fall। इसी तरह से जब आप अपने पेशेंट को मेडिकेशन देते हैं तो इसी तरह से आपने मेडिकेशन के साथ साथ पेशेंट को अंडर मॉनिटरिंग रखना है, क्योंकि मेडिकेशन देने की वजह से पेशेंट जो है वो ड्राउजी फील करता है और इसी तरह से उनका सर जो है वो उनको जो है सर चकराना इसी तरह से मेडिकेशन की वजह से वो फील कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनके गिरने के चांसेस भी होते हैं। तो मेडिकेशन देने के बाद आपने टोटली पेशेंट को फिर क्या करना है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, बी बोल्ड व्हेन यू लूज एंड बी काम व्हेन यू विन। जब भी आप किसी चीज़ को लूज करें, ठीक है, तो उसमें जो है आपको जो है बोल्ड रहना चाहिए, उसकी वजह से आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी आप कामयाबी हासिल करें तो कामयाबी में आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है, ठीक है, ओवर एक्साइटेड आपने नहीं रहना। तो ये एक सिंपल मैसेज था आप स्टूडेंट्स के लिए। तो ये था आपका लेक्चर जो कि ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।